हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोल्ट्री कॉन्क्लेव, अ पोल्ट्री पैथोलॉजी एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक नया यूट्यूब चैनल है जो कि पूरी तरह पोल्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। पोल्ट्री के लिए ही इसमें सारी वीडियो अपलोड की गई हैं और आगे भी की जाएंगी। तो जो भी पोल्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो इसे सब्सक्राइब करके और इसकी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तेज़ी से इसे फैलाइए ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लास्ट आर्टिकल में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटीग्रेटर की होती है, जो लागत होती है इंटीग्रेटर की और स्मॉल फार्मर की, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इंटीग्रेटर का मुर्गा तो हाईली कॉम्पिटिटिव, मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन स्मॉल फार्मर अगर मार्केट अच्छा ना हो तो नुकसान में चला जाता है। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कि छोटे लेवल पर काम करते हैं, हर चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं, कि वो किस तरीके से अपनी जो लागत है वो डाउन कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रॉयलर को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। तो 3 मेन स्ट्रेटजीज़ काम करती हैं लागत को कम करने के लिए। तो हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, फिर अपने लॉसेस को रिड्यूस करते हैं। अगर एफसीआर किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लॉसेस क्यों हो रहे हैं, और गेंस को अपने इम्प्रूव करते हैं, मतलब ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं ग्रोथ को। तो इन जो 5 टिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहला आता है फीड। हम जानते हैं जो लागत, जो टोटल लागत होती है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फीड। जो हमारा फीड होता है उसी में हमारा मेन खर्चा होता है। और थोड़ा भी अगर हम रिडक्शन करते हैं, थोड़ी सी भी अगर कमी लाते हैं इस खर्चे में जो फीड के ऊपर हम करते हैं, तो हम लागत को, ब्रॉयलर के ऊपर होने वाली लागत को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो मेज़ के प्राइसेस हैं, जो मक्का के दाम हैं, वो लगभग 4 से 5 रुपए कम हो गए हैं जितने 3 महीने पहले थे। लेकिन उसके बाद भी फीड मिलर्स ने फीड का प्राइस कम नहीं किया। अभी भी 35 या 36 रुपये फीड बिक रहा है मार्केट में। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने पुराने जो उनके नुकसान हो गए हैं उन्हें उसकी रिकवरी कर रहे हैं। तो वो फीड के दाम इस अब कम नहीं करेंगे। अगर इस सिचुएशन में फार्मर ज़िंदा रहना चाहता है या फार्मर बिज़नेस में बना रहना चाहता है तो उसे अपना फीड, सस्ता फीड बनाना ही पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो वही फार्मर सरवाइव करेंगे, वही लोग ग्रो करेंगे जो कि अपना फीड बना रहे हैं या बनाएंगे। मैं कई ऐसे फार्मर्स को जानता हूँ जो कि सिर्फ 5,000 बर्ड्स पालते हैं, लेकिन फिर भी अपना फीड बनाते हैं। क्योंकि फीड में अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो 90% जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मक्का और सोया डीओसी है। अप्रॉक्सीमेटली 30% सोया डीओसी पड़ता है फीड के अंदर, और 60% मेज़ जो मक्का होती है वो आती है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, सोया डीओसी के अगर प्राइसेस इस टाइम 38 रुपये हैं और मक्का के प्राइस 20 रुपये हैं, तो 90% जो फीड की कॉस्ट होगी वो लगभग 23.5 रुपये आएगी। तो और जो रिमेनिंग जो 10% बचेगा उसमें 7.5% प्रीमिक्स, जिसमें दवाइयाँ आ जाती हैं, और 2.5% के करीब ऑयल लगता है। तो उसकी कॉस्ट टोटल की आती है 5.5 से 6 रुपये। 50 पैसे इसमें प्रोसेसिंग की कॉस्ट आती है। तो टोटल मिला के 30 रुपये का फीड आपके घर में तैयार हो जाता है। अगर हम इसकी प्राइसेस, तो ये तो वो वाला फीड हो गया जो कि सिर्फ मक्का और सोया से ही बना रहे हैं, तो वो 30 रुपये हो रहा है। हालांकि फ़ीड इससे कम में भी तैयार हो जाता है अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल हैं। जैसे टैलो है, फ़ैट की जगह टैलो यूज़ कर सकते हैं। फ़ैट ऑयल 65 रुपये आता है, टैलो आपको 40 रुपये में मिल जाएगा। MBM है, ब्लड मील है, DDGS, बाजरा, वीट, या फूड फैक्ट्री वेस्ट। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप इंडिया मार्ट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई फूड फैक्ट्री तो नहीं है। क्योंकि जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है, चाउमीन है, पास्ता है, ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह जो बनाते हैं, जो इनके यहाँ ख़राब मटेरियल हो जाता है या पुराना हो जाता है तो उसे ये अपना वेस्ट में बेचते हैं। तो वो एनिमल फीड में बहुत अच्छा काम करता है और उसके काम में आता है। तो उसे भी आप देखते रहें, अगर आपको मिल जाए तो फीड आपका और भी सस्ता बन सकता है। कुछ फार्मर का नेगेटिव परसेप्शन होता है मैश फीड के लिए, क्योंकि अगर छोटा आपका फार्म है तो आप मैश मशीन लगाना आसान रहता है। लेकिन मैश बिल्कुल इतना ख़राब नहीं होता है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी आती है जैसे कि, लगभग वैसी आती है जैसे कि पैलेट की रहती है। जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, कभी भी, मतलब सिर्फ आज ही नहीं कि जबकि मक्का और सोया के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर मक्का सोया के प्राइसेस भी कम भी होते हैं ना, उस टाइम भी अगर हम देखेंगे तो जो फिनिश फीड होता है, जो कि मार्केटिंग करती हैं, जो फीड मिलर मार्केट करते हैं, आप जो फीड ख़रीदते हैं उसमें, और आप जो खुद घर पे फीड बनाएंगे उसमें लगभग 16 से 20% तक का डिफरेंस होता है। 16 से 20% का डिफरेंस का मतलब है लगभग, अगर 35 रुपये का मार्केट में बिक रहा है तो 30 रुपये का आपका तैयार हो जाता है।
तो अगर 20,000 ब्रॉयलर्स तक की अगर आपकी कैपेसिटी है तो 500 kg पर आवर की एक मशीन आप लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सफिशेंट रहेगी और आपकी पूरी फार्मिंग वो कर सकती है। और ये मशीन ऐसी होती है कि सिंगल फेज़ पे चल जाती है, डेली के डेली आप फीड बना सकते हैं और डेली के डेली उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि लोग 5 या 10% प्रीमिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जानते हुए भी कि फीड मैन्युफैक्चरिंग से अपनी कॉस्ट को कम किया जा सकता है, कुछ लोग उसे बनाना पसंद नहीं करते हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास भाई इतना पैसा नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है, और वो जो फीड लेते हैं वो फार्मर से, डीलर से क्रेडिट पे लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैश अच्छा नहीं होता है, FCR ठीक नहीं आएगा और पैलेट वो बना नहीं सकते हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि पैलेट फार्मूला अलग होता है, मैश फार्मूला अलग होता है, हमें वो फार्मूला मिलेगा ही नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कुछ लोग मतलब आलस की वजह से नहीं करते हैं, लेज़ीनेस की वजह से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाते हैं कि मक्का कहाँ से आएगा, सोया DOC कहाँ से आएगा, या मेडिसिन कौन सी पड़ेंगी। लेकिन मेरी ओपिनियन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फार्मर्स को फीड नहीं बनाने देता है, वो एक तो अवेयरनेस की कमी है कि वो इसकी बेनिफिट्स के बारे में जानते नहीं हैं, और दूसरा ये है कि टेक्निकल असिस्टेंस या टेक्निकल एडवाइजरी उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना फीड नहीं बना पाते। तो और ये भी एक सच बात है कि कोई मैजिक फार्मूला ऐसा नहीं है कि जो सभी ब्रॉयलर पे काम कर जाए। ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी, कौन कौन से रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, ब्रॉयलर की स्ट्रेन कौन सी है, क्लाइमेट कैसी है, सीज़न कैसा है, तो वो फार्मूले चेंज होते रहते हैं, मतलब थोड़ा डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि प्रीमिक्स बने बनाए प्रीमिक्सेस आते हैं 5%, 7.5%, 10%, वो प्रीमिक्स ख़रीद के आप अपना फीड बना सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि मक्का इतनी पड़नी है, सोया इतना पड़ना है, ऑयल इतना पड़ना है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, फीड की कॉस्ट को काफ़ी कम कर लेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रॉयलर अच्छे से तैयार होगा और मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा। तीसरी एक टिप ये है, तीसरा एक एडवाइस ये है कि सप्लीमेंटल वीट या बार्ले की फीडिंग होती है। जो दो ऊपर दी गई जो वेज़ हैं, जो तरीके बताए हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में, लागत को रिड्यूस करने में, कि अपना फीड बनाएं या प्रीमिक्स लेके फीड बनाएं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं आप किसी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, तो आप सप्लीमेंटल वीट की फीडिंग करा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो ब्रॉयलर के मैनुअल्स हैं ना, जो कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स देती हैं कंपनियां जो ब्रॉयलर बनाती हैं, वो क्या कहती हैं कि सप्लीमेंटल वीट की आप फीडिंग कराएं, मतलब उसके या तो फीड में मिला दें या फीड को हटा के थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप वीट को फीडर्स में डालें, मतलब एक फीडर में वीट डाल के रख लें और उसकी फीडिंग कराएं। मतलब सेकंड वीक से लेके जब उसकी एज सेकंड वीक शुरू होता है 7-8वें दिन से, 7वें-8वें दिन से, उस टाइम से लेके मार्केट की एज तक। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ग्रोथ रेट कुछ कम हो जाता है और लीन जो गेन होता है, मतलब थोड़ा फैट बर्ड में बढ़ जाता है। और अगर पहले हफ्ते में यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं आई है तो वो मतलब अगर छोटा बड़ा चिक है तो उस केसेस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रोथ के बारे में आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना, वो हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। ग्रोथ हमेशा ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए आपकी कंडीशंस के हिसाब से। वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये बात जान लें कि अगर 7वें दिन के बाद जब चूज़े का वेट 160 ग्राम हो जाता है, उस टाइप पे हम होल व्हीट, मतलब साबुत जो गेहूँ होता है, वो ऐड करना शुरू करते हैं फीड में। तो लगभग 1 से 5 किलो तक आप गेहूँ ऐड कर सकते हैं पर 100 kg ऑफ फीड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 35 रुपये किलो आपका स्टार्टर फीड है, तो उसमें अगर हम 20 रुपये किलो या 22 रुपये किलो वाला गेहूँ मिलाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी थोड़ी सी, और हम अप्रॉक्सीमेटली इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं 30% तक। मतलब 1% से मिलाना शुरू करें और 30% तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जब 15% से हम ज़्यादा मिलाते हैं ना, तो हमें कुछ एडिशनल चीज़ों की, एडिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम, लिक्विड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, या फिर पाउडर में डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, वो खिलाने पड़ते हैं इन्हें, क्योंकि इसके अंदर एक गेहूँ के अंदर ऐसी चीज़ होती है जिससे बीट पतली हो जाती है, और बायोटीन की भी कमी होती है। तो बायोटीन वगैरह का इंक्लूजन करके हम वीट से भी वही FCR और वही परफॉर्मेंस ले सकते हैं जो कि हमें उस स्टार्टर से मिल रही होगी।
चौथा एक एडवाइस या टिप ये है कि जो बड़ा एक लॉस होता है ना, जो बड़ा एक नुकसान होता है, वो छोटे छोटे नुकसानों की जमा होता है। तो हमें ये पता है कि जो फार्म है हमारा, उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो ग्रोथ और एफसीआर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ फार्मर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा चैम्पियन समझते हैं मैनेजमेंट का, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बन जाती है, जो कि एफसीआर पे इम्पैक्ट डालती है और उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालती है, और वो साइकिल उसकी चलती रहती है हर। जैसे इकोलाई है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकियाइटिस है, या आईबीएच है, गम्बोरो है। तो ये एक ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि आपके फार्म में पड़े रहते हैं और 6-6 महीने भी इन्हें कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये सब क्लिनिकली इफेक्ट करते हैं, कभी मॉर्टलिटी नहीं करेंगे आपके फार्म में, लेकिन ये क्या करेंगे, ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, उसकी इम्यूनिटी डाउन करेंगे, और फीड को वो परफॉर्मेंस नहीं लाने देंगे जो कि फीड परफॉर्म करता है। तो एफसीआर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ये, अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी नहीं मेंटेन की है। जो आपकी वाटर पाइपलाइंस हैं उनके अंदर बायोफिल्म बन जाती है, जो चिकनाई या जिसे काई कहा जाता है, वो बन जाती है, और वो भी तबाही मचा देती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस घर बना लेते हैं, और जब भी आप पानी उसमें चलता है तो पानी में थोड़ा थोड़ा वहाँ से रिश्ते रहते हैं। तो बायोफिल्म का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी किसी वीडियो में हम देखेंगे कि डिटेल में किस तरीके से हम बायोफिल्म्स को वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आप बात जानें, समझ के रखिए कि किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइड वेटनेरियन के गाइडेंस में आप अपने फार्म की क्लीनिंग करें, उसका डिसइंफेक्शन करें और उसकी बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। पर्सनली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। X185 लिक्विड आता है एक, शायद विंकीज़ कंपनी उसे मार्केटिंग करती है, तो उसकी अगर आप फॉगिंग करा लेते हैं तो आपको लगभग 3 या 4 बैच फिर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम से कम 3 बैच तो आपके बिल्कुल फ्रेश निकलते हैं अगर आप एक बार फॉगिंग करा लें, और आपका डिजीज़ लोड मैंने पर्सनली देखा है लगभग 60% तक कम हो जाता है। पांचवी जो एडवाइस है वो मार्केट प्रेडिक्शन के हिसाब से है। कई सारे फार्मर जो है वो मार्केट में जो र्यूमर्स घूमते रहते हैं, जो अफवाहें घूमती रहती हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे, उनके हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे जो रेडी बर्ड्स के रेट होते हैं और चिक के प्राइसेस होते हैं, तो आपको मतलब कुछ रोचक जानकारियाँ उसमें से मिलेंगी, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। देखिए 4 इनपुट काम करते हैं, 4 इनपुट वैल्यूज़ होती हैं और 2 इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का गेम चलता है। अब फार्मर अगर फार्मर की तरीके से काम करेगा, एज ए इन्वेस्टर नहीं सोचेगा और जस्ट लेबर बना रहेगा, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता है। फार्मर को एंटरप्रेन्योर और बनना पड़ेगा, उसे व्यवसायी बनना पड़ेगा इन बातों को समझने के लिए। कुछ फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे डिमांड अगर आप देखेंगे ना, आपके पास व्हाट्सएप होगा, उसमें पिछले 1 साल के रेट वाले ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे जिसमें रेट्स आते रहते हैं ब्रॉयलर के या अंडों के। आप पिछले पूरा 1 साल का वो उठा के देखें, एक एक दिन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा दिखेगा कि ना डिमांड लगभग सेम रहती है पूरे साल। बहुत मामूली सा फ़र्क आता है। जितना भी जो खेल होता है ना वो सप्लाई साइड पे रचा जाता है। सप्लाई साइड का मतलब ये है कि जब डिमांड एक चीज़ की कांस्टेंट है, तो अगर सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो उस चीज़ के रेट गिर जाएंगे, अगर सप्लाई कम रहेगी तो उस चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। तो हमें ये देखना होता है कि हम सप्लाई को बढ़ा ना दें। अगर क्योंकि अगर इंटीग्रेटर के तौर पे देखें, अगर इंटीग्रेटर की बात समझें, तो इंटीग्रेटर तो अपना चूज़ा खुद पैदा कर रहा है। उसे ये पता रहता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मुझे कितना बेचना है, मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रीडर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट हैचरी वाले होते हैं, उन्हें तो अपना चूज़ा फार्मर को बेचना होता है। उन्हें तो खुद पालना नहीं है, वो तो फार्मर को बेचना है। तो वो भी ये चाहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर बिज़नेस करता है तो वो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है अपने प्रॉफिट्स को, अपने रिटर्न्स को। तो हमें डिमांड और सप्लाई के खेल को समझना होता है कि जब हम चूज़ा जिस रेट में ले रहे हैं, 42 दिन बाद वो क्या मार्केट रहेगी वहाँ पर। अगर आज मार्केट ज़्यादा है और किसी ने चूज़े के दाम बढ़ा दिए हैं और मार्केट के रेट अच्छे हैं, और तो चूज़े के दाम बढ़ा दिया, आपने चूज़ा डाला, लेकिन क्योंकि सभी लोगों ने डाल लिया उस टाइम चूज़ा मार्केट को अच्छा देखते हुए, तो वो एकदम फ्लडेड हो जाता है मार्केट। तो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली उसका जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेट गिर जाता है, तो लोगों को नुकसान होता है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है फार्मर, ये बात समझ लीजिए। लेकिन जब भी चिक्स के रेट कम हो
तभी आप डालिए मतलब चिक्स, क्योंकि उस टाइम चिक बिक नहीं रहा है। तो आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको एक अच्छा मतलब अगर चिक के रेट कम होंगे तो इसका मतलब चिक कम पड़ रहा है, फार्म्स में कम अवेलेबल है। तो 40-42 दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में माल इतना नहीं होगा जितनी डिमांड है, तो उस इसलिए प्राइस अप हो जाते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि चिक्स वाले प्राइस अप डाउन कर रहे हैं मार्केट का, ऐसा नहीं है। वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल सी बात है कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम हो जाएंगे, सप्लाई कम होगी तो जैसे ही सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें मतलब ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह में देख के ना डालें, अपने विजडम से काम लें। और इसके लिए मैं बताऊंगा, एक मैंने डाटा एनालिसिस की है, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये लास्ट वाला जो है ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हम फिर इसे देखेंगे किसी वीडियो में बहुत डिटेल में, ताकि आपको ये बातें समझ में आएँ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।